नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हरियाणा लेटेस्ट अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। और जैसे कि मैंने कल वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि हरियाणा के एक किसान नेता चर्चा का विषय इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि उनके खिलाफ 2-3 धाराओं के तहत, जो कि बड़ी स्ट्रिक्ट धाराएं हैं, चाहे हम लोग पॉक्सो एक्ट की बात करें, SC/ST की बात करें, 1-2 धाराएं और उनके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज तो हो चुका है लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। और नो डाउट रवि आजाद की बात करें तो बढ़ चढ़कर उन इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी बन रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये महापंचायत करवाते हैं। महापंचायत करवाने के बाद 5 से 6 गांवों के जो सरपंचेज हैं वो भी वहां पर पहुंचते हैं और पूरे हरियाणा भर से जो तमाम इनके कार्यकर्ता हैं, इनके साथी हैं, वो भी उसके अंदर पहुंचते हैं। और उसके बाद एक बड़ा निर्णय दे दिया जाता है कि रवि आजाद निर्दोष हैं और उन्होंने किसी तरीके का इस प्रकार का कोई भी काम नहीं किया है जिसकी वजह से उनको समाज में नीचा देखने के लिए मजबूर होना पड़े। फिलहाल रवि आजाद जी मेरे साथ मौजूद है। एक एक पहलू के ऊपर बात करेंगे कि कैसे ये मुकदमा हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ और जिन्होंने करवाया क्या उनको पर्सनली तौर पर ये जानते हैं या नहीं जानते। तो रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी। तो रवि जी, सबसे पहला तो मेरा यही सवाल आपसे है, जो लड़की और लड़की के पिता ने आपके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है, क्या आप उन लोगों को जानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं जानता। मतलब जिस बेटी के नाम से या जिस के फादर, उस बेटी के जो पिता हैं जी, उनके बयानों पे या उस बेटी के पिता और बेटी दोनों के बयानों पे जो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है जी, क्योंकि मैं ये कहूंगा कि मुकदमे तो हमारे लिए एक तरह से हार का काम करते हैं और जेल में भी जब हम जाते हैं तो वो भी एक तीर्थ का काम करते हैं। हार या फिर मेडल? नहीं, हार गले वाला हार, मेडल आप कह सकते हैं। तो मुकदमे मेरे खिलाफ पहले भी बहुत हैं, दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन वो आंदोलनों के मुकदमे हैं और वो हमारी ताकत बनते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम बेटियों के या बहनों के या महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं और मेरे खिलाफ पोस्को, SC/ST, किडनैपिंग, जान से मारने की धमकी या नाबालिग लड़की से छेड़छाड़, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जो 11 साल तक हमने समाज में रह करके जो इज्जत कमाई और इस तरह का मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज होना, तो मैं तो ये कहूंगा कि असल में पीड़ित मैं हूं और असल में पीड़ित मेरा परिवार है। और मैं इस बेटी को और इसके पिता को, ना मैं इनका घर जानता, ना मैं इनका बारना जानता, ना मैं जो है कभी उनसे मिला। हो सकता है वो कभी मेरे को किसी कार्यक्रम में मिले होंगे, लेकिन मैं नहीं जानता। और उस बेटी को आप अगर 2 बेटी भी आप खड़ी कर दो तो मैं ये नहीं पहचान सकता कि जिसने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया वो कौन है इनमें से। बड़ी बात है। हाँ, यानी कि मेरा इस बेटी से, इसके पिता से और इस पूरे मामले से कोई 1000 किलोमीटर तक का भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेरा कोई संबंध नहीं है। क्या पता आप जानबूझ के मना कर दो कि मैं तो इस लड़की को जानता ही नहीं। नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर मैं इसमें कहीं अपराधी होता तो मैं सबसे पहले तो अंडरग्राउंड होता और इसमें अगर मैं अपराधी होता तो मेरा फोन बंद मिलता और इसमें अगर मैं अपराधी होता तो मैं आपके साथ बैठ करके इंटरव्यू नहीं कर रहा होता। अब जैसे आपने बड़ी पंचायत की है, लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि ये रवि आजाद का बहुत बड़ा पब्लिसिटी स्टंट था, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए प्रशासन को कि अगर प्रशासन आपकी तरफ हाथ डालता है तो इतने सारे लोग बैठे हुए, जिस प्रकार से आपने एग्जाम्पल उकलाना के रामपाल का भी हम लोग दे सकते हैं, जिनको बचाने के लिए उनके इतने सारे वहां पर अनुयायी आ गए थे। तो इसी प्रकार से दमखम दिखाया है आपने और लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि प्रशासन को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर रवि आजाद पर कोई भी हाथ डालेगा तो मेरे लोग मेरे सामने खड़े हैं। देखिए, मेरे ऊपर इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और पूरा सिस्टम और पूर्व मंत्री JP दलाल जो इस पूरे मामले में सीधे तौर पे इन्वॉल्व हैं या आप कह सकते हैं कि वो इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड हैं। तो मुझे ये बताइए कि मैं अपनी पीड़ा किसके आगे जाकर के बताऊंगा, मैं किसके आगे रोऊंगा जाकर के? आपने कहा कि JP दलाल जो पूर्व मंत्री हैं वो इस पूरे प्ले के मास्टरमाइंड है।
राइट। चलिए 5 पॉइंट मुझे बताइए कि किस वजह से आपको नहीं, ऐसा लग रहा है? मैं आपको बताऊंगा आपको, बल्कि मैं इसमें जो है 5 पॉइंट भी बता दूंगा और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि असल में ये मामला कहां से शुरू होकर के और कहां पोस्को और SC/ST तक पहुंचा, वो बात सबसे ज्यादा जाननी जरूरी है सभी दर्शकों के लिए भी। और महापंचायत के विषय में मैं बात करूंगा कि महापंचायत हमने क्यों की या हमने क्यों निवेदन किया कि महापंचायत करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि 11 साल से, जब से हम यूनियन में काम करने लगे, जब से हम किसान की आवाज उठाने लगे, और तब से जेपी दलाल भी यहां पर अपनी राजनीति करता रहा है। और उसने सुई से लेकर के और जहाज तक का, जब उसको जो मौका मिला, क्योंकि वो सत्ता का पार्ट रहा 11 साल से, मैं उससे पहले की बात नहीं कर रहा, वो सत्ता का पार्ट रहा, तो उसने सुई से लेकर के जहाज तक का एक मौका ऐसा नहीं छोड़ा जहां उसने मेरे को प्रताड़ित ना किया हो। और इसका एक एग्जाम्पल मैं दे दूं आपको, जब दिल्ली का आंदोलन चल रहा था और इसी पूर्व मंत्री जेपी दलाल के एक भाई हैं IPS नरेंद्र दलाल, और इतनी खुंदक इनके है कि इन्होंने राजस्थान के सीकर में डकैती का मुकदमा मेरे खिलाफ झूठा दर्ज करवा दिया था। डकैती का मुकदमा साल 2021, ये जून की बात है और उस पूरे मामले में, क्योंकि उस समय मैं भिवानी जेल में बंद था और मुझे प्रोटेक्शन वारंट पे राजस्थान पुलिस लेकर के आई थी, और डकैती का मामला जिसका कोई आधार नहीं मेरे जेल में जाने के बाद दर्ज किया गया पीछे से, इसलिए कि यहां से निकलेगा तो यहां फंसाएंगे। और उस पूरे मामले में सीकर की कोर्ट ने मुझे तुरंत बेल दी थी कि इन दावों में हमें कोई दम नहीं लगता, ऐसे लगता है कि ये पॉलिटिकल मामला है। तीसरी बात, जेपी दलाल की हार जो है वो 792 वोट से हुई है। हराया तो उसको लोहारू की जनता ने है, मेरे पास तो मेरा 1 वोट है, लेकिन उसको ये लगता है कि मैं तो जीतना था और मुझे डिप्टी CM बनना था सरकार में, और उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार रवि आजाद है, जो उसकी सबसे बड़ी टीस है। और वो अपने लोगों को अक्सर ये बात कहता है कि भाई मैं पहले तो मंत्री था, उस तरह के कदम नहीं उठा सकता था, अब तो मैं मंत्री भी नहीं हूं, लेकिन सरकार तो मेरी है, सरकार में पावर मेरी है, तो जब पावर और सरकार मेरी है तो अब मैं अपने सबसे बड़े विरोधी को निपटाने के लिए सारी ताकत लगा दूंगा। उसके बाद चौथी बात मैं आपको बताऊं, 350 करोड़ के बीमा क्लेम के लिए एक जो है आंदोलन हमारा लगभग 5.5 महीने से लोहारू के SDM कोर्ट में चल रहा है। उस 350 करोड़ के बीमा क्लेम में सीधे तौर पे जेपी दलाल जिम्मेवार है कि उसने अधिकारियों और बीमा कंपनी, जिसको वो खुद लेकर के आया था नियमों को ताक पर रख करके, उस बीमा कंपनी एग्रीकल्चर के बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर के उसने 350 करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम दिया। हम बीमा मांग रहे हैं क्योंकि हमारा पक्ष 100% मजबूत है, और उस बीमे का आरोपी, चोरी का, घोटाले का आरोपी सीधे तौर पर जेपी दलाल है, वो उसके लिए गले की बहुत बड़ी फांस बनी हुई है। पांचवी बात, उसको, हालांकि मैं राजनीति के लिए काम नहीं कर रहा, ना मैंने आज तक कोई इलेक्शन लड़ा, ना मैं इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा हूं, मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं है किसी भी प्रकार का, लेकिन उसको यह लगता है कि अगर भविष्य की राजनीति लोहारू विधानसभा में करनी है तो रवि आजाद को यहां पर निपटाना बहुत जरूरी है। उसने पहले FIR करवाई, उसने पहले जो है जेलों में भिजवाया, उसने पहले पुलिस से प्रताड़ित करवाया, डराया, धमकाया, उसके बाद उसने लोभ, लालच और प्रलोभन दिए। सब चीजों में जब हार हुई तो फिर मनीषा बहन का जो आंदोलन चल रहा था, उस बहन को आज तक न्याय नहीं मिला, उसके लिए भी जेपी दलाल जिम्मेवार है, और जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुआ उसके लिए भी जेपी दलाल जिम्मेवार है। ये बात बिल्कुल मैं जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। वो सामाजिक हत्या का प्रयास था। लेकिन बिना प्रूफ्स के आप ये चीजें साबित कैसे कर पाएंगे? अब जैसे तीसरा पॉइंट आपने बताया कि वो अपने लोगों को ये बात बोलते हैं कि वो सत्ता में हिस्सेदारी उनकी है, लेकिन वो अब मंत्री नहीं है तो वो कुछ भी चाहे तो वो कर सकते हैं। ये बात उल्टी नहीं होगी? लोग तो पावर का वेट करते हैं कुछ करने के लिए। सारी बात मैं जोड़ूंगा ना, वो सारी बात मैं जोड़ूंगा कि भाई पावर नहीं है फिर भी उसके पास पावर है, और वो सरकार का तो रिप्रेजेंटेटिव है इस विधानसभा का, चाहे भले ही उसकी चुनाव में हार होगी हो, लेकिन अगर बहल में SHO बदलेगा तो उसमें जेपी दलाल की सहमति होगी। SHO कौन आएगा, लोहारू में कौन आएगा, सिवानी में कौन आएगा, कौन SDM आएगा, कहां कौन तहसीलदार आएगा,
उसका 100% इन्वॉल्वमेंट रहता है। ये बात तो मैं साबित करूंगा ना कि कैसे वो दुरुपयोग कर रहा है, जो आगे मामला चलेगा। लेकिन ये वो सारे मामले हैं जो 5 बात आपने पूछी, इन 5 बातों का उसको बड़ा भय है। और बड़ी बात यह है कि मैं जेपी दलाल से कभी आमने सामने मिला भी नहीं, जेपी दलाल से मेरी कभी टेलीफोन पे भी बात नहीं हुई है, और वो 5 साल मंत्री रहा तो भी मेरी कोई बात नहीं हुई। और उसके जो वर्कर हैं, क्योंकि हारने का कारण लुहारू की जनता ने उसको हराया, हारने का कारण उसकी भाषा, उसके कर्म, और सबसे बड़ा कारण उसकी हार का जो है वो है इस लुहारू विधानसभा में नेताओं के वर्कर होते हैं। उसके पास वर्कर एक भी नहीं है, उसके पास गुर्गे हैं, उसके पास गैंग है। और वो कान का इतना कच्चा है जेपी दलाल कि उसके गुर्गों ने भर भर के उसको भर भर के, और जो मुद्दों की लड़ाई थी, जो बीमे की लड़ाई थी, मंडी की लड़ाई थी, फसल की लड़ाई थी, उसको उस लड़ाई को वो बहन बेटियों तक की लड़ाई पर लेकर के आ गया, दलित बेटी के दुरुपयोग, राजनीतिक दुरुपयोग के ऊपर लेकर के आ गया। तो इन सारी बातों का तो जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये सारी बातें आपके सामने आएंगी। और मैं तो आपको ये भी कह रहा हूं, हर बात के सबूत नहीं हुआ करते हैं। आप 5 साल के बच्चे से लेके 95 साल के बुढ़े तक पूछ लो, जो बात मैं बता रहा हूं अगर वो मेरी बात के ऊपर मोहर ना मारे तो आप सर्वे कर लो। आप कोई ये भी कह सकता है कि भाई भगवान है कि नहीं है, इसका सबूत दो, कोई सबूत थोड़ी दे सकता है इस बात का। चोर जब चोरी करेगा तो वो अपनी तरफ से कोई सबूत थोड़ी छोड़ता है। जिस दिन जेपी दलाल के खिलाफ सबूत मिल जाएगा उस दिन तो जेपी दलाल की कॉलर पकड़ के उसको जनता के बीच ले आएंगे ना। वो तो पर्दे के पीछे छिप करके खेल खेल रहा है, उसको हमने, और मैं तो ये कह रहा हूं उसका कोई दोष नहीं है तो वो मीडिया में आकर के बताए ना ये बात। मैं तो मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी कह रहा हूं कि आपका एक पूर्व मंत्री आपकी सरकार की बेइज्जती कर रहा है, आपकी भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब कर रहा है, उसको वो डेंट करने का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री को और बीजेपी के संगठन को तो खुद फैसला लेना चाहिए ऐसे हानिकारक व्यक्ति को। क्या ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार का जालसाज है, इस प्रकार का भ्रष्टाचारी है, क्या ऐसे व्यक्ति को सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में होना चाहिए? इस बात के ऊपर तो बीजेपी को और खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को विचार करना चाहिए। मेरी तो उनसे प्रार्थना और निवेदन है। तो अब आप एक बात बताइए, अब आपके ऊपर SC ST भी लग चुका है, पोस्को भी लग चुका है, तो आप अपने आप को प्रूव कैसे कर पाएंगे? नहीं, मैं बता तो रहा हूं। और ये लगा क्यों? वो तो आपने बता दिया कि जेपी दलाल ने रंजिश की है, वो सारी आप बातें बता रहे हैं, ये तो पंचायत में भी आपने बकायदा बात बोली है। जी, इस बात को समझने के लिए पोस्को और जो SC ST एक्ट है आपको जाना पड़ेगा 8 दिसंबर पे। जो कहानी जहां से जुड़ेगी, कैसे आपस में प्लान A, प्लान B, प्लान C तैयार किए गए। क्योंकि या तो इस मामले में मैं वो व्यक्ति हूं जो 8 तारीख के बाद ढंग से सोया नहीं हूं, या दूसरा व्यक्ति जेपी दलाल है जो 8 तारीख के बाद सोया नहीं है। और मैं तो आपको भी कहूंगा कि जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, क्योंकि मैं सच्चा हूं, सामने आके बोल रहा हूं, अगर मेरी बात और मेरे आरोप झूठे हैं तो आप जेपी दलाल का भी इंटरव्यू लो, पूछो उससे सारी बातें, बिल्कुल आप सारी बातें उससे पूछ लो। जरूर करेंगे। 8 दिसंबर पे आपको जाना पड़ेगा। 8 दिसंबर को रात को लगभग 10 सवा 10 बजे के आसपास। 8 दिसंबर नहीं, आज से लगभग 8 दिसंबर से भी 15-20 दिन पहले जाना पड़ेगा। नहीं, उसमें जाऊंगा, वो तो पूरी कहानी है, वो तो मनोहर कहानियां हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। आपकी कानून बनते हैं किसी को इंसाफ दिलाने के लिए। जब कानूनों का दुरुपयोग होने लगेगा तो लोगों से कानून का विश्वास घटेगा और कानून की ताकत भी घटेगी। कानून का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, वो तो न्याय और इंसाफ के लिए है। 8 तारीख को जाना पड़ेगा। 8 तारीख को लगभग 10 और सवा 10 बजे के आसपास मेरे पास एक लड़का जो ड्राइवर है, मोहित नाम है, सिधनवा गांव का है, वो यहां से गाड़ी लेकर के निकलता है। मैं यहीं पर मौजूद होता हूं और 8 तारीख को शाम 7:30 बजे से लेकर के और अगले दिन सुबह 11:30 बजे तक की मेरी लोकेशन यहीं की है। मेरी लोकेशन यहीं की है जी। 8 तारीख की दिसंबर की, जिस रात की ये घटना बताई गई, तो वो लोकेशन मेरी इसी जगह की है। और मैं अपने परिवार के साथ था जी। वो लड़का गाड़ी लेकर के निकला कि भाई मुझे सुबह भी जल्दी आना है, ठंड भी होगी, हमें गांव में एक शादी में भी जाना है। और उसके साथ में एक गोकुलपुरा गांव का विकास नाम का लड़का भी होता है जी। और वो विकास भी जो है उसके साथ यहां से जाता है। अक्सर गाड़ी दी भी जाती है, गाड़ी पहले भी लेकर के गए हैं। और हमारा भी बिजी शेड्यूल रहता है, हम जो है इतना बहुत ब्रीफ बात नहीं करते, जो काम की बात होती है वही करते हैं जी। तो वो फिर चला जाता है घर। अगले दिन 9 दिसंबर को सुबह मेरे पास लगभग
7:45 के आसपास विकास का फोन आता है। विकास मुझे कहता है कि प्रधान जी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने उससे पूछा कि भाई सब ठीक ठाक है? तो उसने कहा चोट तो कोई नहीं लगी, लेकिन गाड़ी का काफी नुकसान हो गया। मैंने पूछा कैसे गाड़ी एक्सीडेंट हुई? उसने बताया कि भाई गाड़ी के आगे रोज आ गया था। रोज मतलब नीलगाय आ गई थी। तो मैंने फिर ये पूछा कि भाई ये कब की घटना है, सुबह की है, रात की है, कब की है? तो उसने बताया कि ये रात की घटना है। तो मैंने कहा भाई आप लोग तैयार होके आ जाओ, हमें हिसार प्रोग्राम में जाना है और हम एजेंसी में फोन कर देते हैं, वो गाड़ी को लेके चले जाएंगे। शाम को हम जाकर के फाइल पे साइन कराएंगे। हालचाल नहीं पूछा कि तुम लोग ठीक हो? नहीं, वो तो पहले पूछ लिया। अच्छा, मैंने पहले वो तो शुरू में मैंने पूछा यही कि भाई सब ठीक ठाक है क्या? पहले तो मैंने यही पूछा और उसके बाद फिर हम हिसार चले गए। फिर हम शाम को एजेंसी में गए, हिसार टोयोटा एजेंसी में, और वहां पर इस मोहित ने मुझे ये कहा कि हम कुछ आपको, मतलब मैं कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं उस फाइल पे साइन करने वाला था जी। तो मैंने कहा भाई बताओ। तो उसने कहा कि रोज वाली बात हमने झूठ बोल दी थी और ऐसे ऐसे हरियावास गांव में एक पिकअप के पीछे जो है, पिकअप गाड़ी ने अचानक ब्रेक मारे और हमारी गाड़ी के ब्रेक नहीं लग पाए, वो सीधी जाकर के उसमें ठुक गई। गाड़ी का नुकसान हो गया बहुत ज्यादा। हमने डर के मारे रोज की बात बोल दी, लेकिन अब हमें ये लगा कि भाई सच्चाई बोलनी चाहिए, हमने आपको सच्चाई बता दी। फिर भी मैंने यही कहा कि भाई अगर ये बात थी तो ये बात भी उसी समय बता देते, झूठ नहीं बोलना चाहिए जी। और 9 तारीख को सुबह जब मेरी गाड़ी एजेंसी में जा रही थी, उसी समय रास्ते में कहीं से ये खबर वायरल होगी कि रवि आजाद की गाड़ी एक्सीडेंट होगी। ये खबर सोशल मीडिया के ऊपर चलने लगी। बहुत सारे हमारे पास फोन और मैसेज आने लगे। आगे जानना चाह रही थी वो पोस्ट का क्या मतलब था? हाँ, मैं बताऊंगा। मेरी बात में कहीं कोई झूठ नहीं मिलेगा। ये बात मैं आपको वो बता रहा हूं जो उन भाइयों ने बताई जी। ये बात मैं वो बता रहा हूं, जो बात मैं बताऊंगा उसका जिम्मेवार 100% मैं हूं जी। अगर मैं जेपी दलाल का नाम ले रहा हूं तो उसका जिम्मेवार मैं हूं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जी। तो फोन बहुत ज्यादा बजने लगे कि भाई क्या हो गया, कैसे हो, आगे प्रोग्राम बिजी थे। तो एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज डाला गया कि भाई सब कुशल मंगल है और सब ठीक ठाक है, कोई चिंता की बात नहीं। तो आपने ये बात उसके अंदर क्यों नहीं लिखी? अब जैसे आपने बताया कि आपके ड्राइवर और आपके साथ काम करने वाले साथी लेके गए थे गाड़ी को, उसमें ये क्यों नहीं डाला कि गाड़ी में मैं मौजूद नहीं था बल्कि मेरे ड्राइवर और मेरे साथ काम करने वाला? आप समझे नहीं, आप बात को समझो कि वो सामान्य एक एक्सीडेंट था। क्योंकि जिस प्रकार से आपने लाइंस लिखी थी ना रवि आजाद जी, उससे तो ऐसे ही लग रहा था कि एक्सीडेंट आपका हुआ है, आपकी गाड़ी के सामने नीलगाय आई है जिस समय आप उसके अंदर मौजूद हैं। नहीं, मैं वही बात आपको बता रहा हूं कि मैं वही बात आपको बता रहा हूं कि जैसे ही एक्सीडेंट की सूचना मिली और नीलगाय का नाम आया, तो मेरे पास जो भी टेलीफोन आया या मेरे पास जो भी मैसेज आया, ये रियल बात है कि मैंने सबको नीलगाय का ही बताया जी। क्योंकि मुझे उन्होंने जो बताया वही बताया। और उसके बाद जब उन्होंने मुझे सच बताया कि भाई हम आपको सच बता रहे हैं जी। तो सच बताने के बाद फिर मैंने यही बताया। मेरे से किसी ने पूछा कि भाई ऐसे ऐसे हरियावास गांव में, हरियावास उस सिधनवा से पहले का गांव है, कि हरियावास गांव में जो है पिकअप के साथ एक्सीडेंट हो गया। और एक मैसेज सामान्य तौर पे इसलिए डाला गया कि वो एक्सीडेंट का मामला था, हम उसमें कुछ ज्यादा देखना नहीं चाहते थे कि भाई लोग बाग ज्यादा फोन ना करें, ज्यादा परेशान ना हो, तो एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज डाल दें। बिल्कुल ये बात यहां तक खत्म होगी। एजेंसी में हम चले गए और उसके बाद अब आ जाती है 10 दिसंबर। अब 10 दिसंबर को 8:17 पे एक FIR मेरी गाड़ी के खिलाफ दर्ज हो जाती है बहल थाने में। अब ये FIR जब दर्ज होती है तो जेपी दलाल के जितने लोग हैं वो सारे सक्रिय हो जाते हैं इस FIR को लेकर के, और वो सोशल मीडिया के ऊपर चलाना शुरू कर देते हैं। और उस FIR को करवाने वाला हरियावास गांव का पिकअप का ड्राइवर अनिल है। उस FIR में ये लिखा होता है कि इस गाड़ी में एक लड़की थी, इस गाड़ी में शराब थी, इस गाड़ी में रवि आजाद था। रवि आजाद नहीं था, 3-4 के दिए गए, 3 वो हो गए, चौथा उसमें मुझे बनाना था। वो प्लान एक ही मैं बात कर रहा हूं, वो आपको आगे क्लियर हो जाएगा जी। तो वो 3-4 का उसमें नाम दे दिया, अनिल के नाम से वो FIR दर्ज हुई। मैंने फिर इन लड़कों से पूछा कि भाई मामला क्या है। तो वो जो बात शुरू में चली थी कि यहां से ये गाड़ी, जो इन्होंने बताया कि यहां से हम गाड़ी लेकर के गए, हम यहां से गए सिधनवा। वहां एक तीसरा नमित नाम का एक भाई शादी में जाने के लिए इनके साथ बैठा।
ये सिधनवा गांव में शादी में गए। उसके बाद मोहित नाम का जो लड़का है, जो ड्राइवर है, जिसके कान में कुछ दिनों से दर्द की प्रॉब्लम थी, और 7 तारीख की रात को हिसार भी हमने दवाई दिलाई थी सुविधा हॉस्पिटल में, जो आजाद नगर में है जी। और उन्होंने कोई जो दवाई की स्लिप या दवाई जो थी, मुझे इतनी डिटेल नहीं पता, तो इसके कान में पेन ज्यादा था, तो हम किसी मेडिकल को, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड हैं, जो सिधनवा गांव है और जो हरियावास गांव हो वो एक साथ मिले हुए हैं, आप अलग अलग उनको देख नहीं पाते। जो लोकल लोग हैं वही पहचान सकते हैं ये सिधनवा, ये हरियास है, नहीं तो दोनों इकट्ठे गांव हैं। तो फिर हम मेडिकल देखते देखते कि कोई मिल जाए, हम वहां चले गए। मेडिकल नहीं मिला, हम वापिस आने लगे उस जगह से, तो फिर जो है ये गाड़ी पिकअप गाड़ी के पीछे लगी और ये एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद में पिकअप का ड्राइवर उतरा, मैं भी चिल्लाया। मोहित ने ये बताया कि भाई क्या हो गया अचानक से, इतना बड़ा गाड़ी का नुकसान हो गया, और हमें डर भी लगा, वो भी डर गया, वो अपनी गाड़ी लेके चला गया और हम अपनी गाड़ी लेकर के अपने घर चले गए। और सुबह फिर हमने आपको सूचना दी। ये बात उन्होंने मुझे बताई, ये बात बता दी थी उन्होंने मुझे जो है शाम को एजेंसी में हिसार 9 तारीख को। अब मामला आ गया 10 तारीख को एफआईआर के ऊपर, जिसका मैंने आपको जिक्र कर दिया। अब जेपी दलाल के जितने गुर्गे हैं वो सारे इसके ऊपर चलाने लगे सोशल मीडिया पे। हाँ, सोशल मीडिया पे। फिर हमने जो है फिर इस बात की तस्दीक करी कि भाई इनके घर वालों से भी हमने तस्दीक करी कि कोई ऐसी बात जो हमसे छुपी हुई रह गई हो तो भाई इनसे पूछ लो, क्योंकि कोई भी बात है वो सच सामने आना चाहिए जी। अब अगले दिन 11 तारीख को जो अनिल पिकअप का ड्राइवर है वो इसी जगह पे आता है, अनिल होता है, और अनिल के साथ में उसके गांव और गुहांड के कुछ और मोजिज लोग होते हैं। और अनिल मुझे आकर के बोलता है कि भाई पहली बात तो मैं माफी चाहूंगा, मेरी वजह से आपकी गाड़ी का नुकसान हो गया, मेरी गाड़ी के आगे कुत्ता आ गया था, इमरजेंसी ब्रेक लगाए जी। दूसरी बात, मैं माफी इस बात के लिए चाहूंगा कि जो मेरे नाम से एफआईआर दर्ज की गई है वो एफआईआर मैंने दर्ज नहीं कराई। तो मैंने पूछा कि भाई किसने दर्ज कराई, तो उसने बताया कि उनके गांव का एक पूर्व सरपंच है सुनील जी, जो जेपी दलाल का राइट हैंड माना जाता है। मतलब ये कह सकते हो कि वो सेकंड जेपी दलाल है जी। सुनील सरपंच। सुनील सरपंच ने मुझे 10 तारीख को शाम को 6 बजे फोन किया और उस लड़के ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल किया और उसने कहा कि मैं लाइव भी बताऊंगा क्योंकि आपकी छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं और मैं थाने में जाकर के एफिडेविट भी दूंगा कि मैंने दरखास्त नहीं दी, मैं कार्रवाई नहीं चाहता, मेरे पास तो धोखे में तुम साइन करा के लेके गए समझौते के नाम से। तो वो सरपंच ये कहता है सुनील कि भाई रवि आजाद ने तेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी जी। और उसका ऑडियो का कुछ हिस्सा भी शायद उसके पास मौजूद है, एक ऑडियो उसने मुझे सुनाई भी थी जी। और वो सुनील सरपंच कहता है कि यार तुझे अगर बचना है तो तू एक काम कर ले, तू ये कह देना कि रवि आजाद गाड़ी में था, एक लड़की भी गाड़ी में थी और गाड़ी में शराब भी थी, हम तेरे को 15 लाख रुपए भी दिला देंगे। ये बात कही सुनील सरपंच ने। इतनी इंपॉर्टेंट ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने अपने पास क्यों नहीं रखी अभी तक? फिर नहीं, वो तो उस अनिल के पास है ना। अनिल ने अपने जो है वीडियो उसने जारी करा, लाइव में उसने आकर के बताई, महापंचायत में उसने बताया और कल उसने महापंचायत में ये भी बताया। उसने ऑडियो सुनवाई उन्होंने? नहीं, ऑडियो तो वो हो सकता है जब उसको तफ्तीश में कहीं शामिल किया जाएगा तब सुनाता होगा। और पलट गए बयान फिर? नहीं, बयान तो पब्लिकली है, महापंचायत, मीडिया, ऑडियो, सोशल मीडिया सब कुछ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। महापंचायत में उसने खुद कहा कि आज की महापंचायत में मैं ना आऊं। सुनील सरपंच ने इस बात का भी जोर लगाया, सुनील सरपंच ने हमें डराया, धमकाया, दबाव दिया, लोभ प्रलोभन दिए, लेकिन हमने कहा कि भाई जिस व्यक्ति की वहां मौजूदगी नहीं थी उस व्यक्ति की छवि को क्यों खराब किया जाए। और उस अनिल ने ये कह दिया था पुलिस को। अब आगे क्या हुआ, ये बात उसने कही, ये बात कही जब उसने मना कर दिया अनिल ने कहा कि भाई मैं रवि आजाद को जानता हूं, वो मौजूद ही नहीं था, एक्सीडेंट था, लड़की शराब का कोई मामला ही नहीं है और मुझे 15 लाख रुपए नहीं चाहिए। बोला तू एक काम कर, एसएचओ और पुलिस के मुलाजिम मेरे ऑफिस में आ रहे हैं, सुनील के ऑफिस में, तू यहां आ जा। और यहाँ की वो एक क्लिप भी वायरल, हाँ क्लिप भी वायरल, तू यहां आ जा और यहां बैठ करके बात करते हैं। तो वो मना कर देता है तो उसको ये सुनील कहता है कि तेरा पीछा छूट जाएगा, तू इस कागज पे साइन कर दे। वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और वो ड्राइवरी करता है और उसके डर पहले से ही बैठ रहा था, एक्सीडेंट हो गया, ऊपर से एफआईआर दर्ज करा दी, लाखों रुपए का नुकसान है, कहां से भुगतूंगा मैं। तो उसने वो साइन कर दिए
और वो साइन किए उसने समझौते के नाम के, समझौता कह करके साइन करवाए, जा करके थाने में एफआईआर लॉज होगी। एफआईआर लॉज होने के बाद मेरे फोन पे एक टेक्स्ट मैसेज आता है। टेक्स्ट मैसेज आता है तो मुझे पता नहीं था उसका। मैंने पड़ोसी के एक लड़के के पास में गया कि ये क्या हो गया। उसने मुझे बताया कि तूने तो रवि आजाद के खिलाफ एफआईआर करवा दी। फिर मुझे ये लगा ये गलत काम हो गया। फिर मैंने अपने गांव के लोगों से बात की, और मैं आपको जानता, पर्सनल मेरा कोई संपर्क नहीं था, तो मैं सीधा आपसे बात करने के लिए आ गया कि मैं घर जाऊंगा जी। फिर वो जाता है थाने के अंदर यहां से, और वो कहते हैं कि भाई के लिखवाना है वो लिखवाओ, और हम इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं चाहते। अब आप ये देखो, पुलिस का आप रोल देखिए कि इतनी बेहतरीन पुलिस आपको पूरे हरियाणा में कहीं नहीं मिलेगी। जो खुद पुलिस जाती है हरियावास गांव में, दरखास्त खुद लिखी या सुनील ने लिखी है तो जांच का विषय है वो बता सकते हैं, और साइन करवा के लेके आते हैं समझौते के नाम से, और मेरे ऊपर, मेरी गाड़ी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर देते हैं। फिर वो 2.5 घंटे तक थाने में बैठा रहा। पुलिस वालों ने ये कहा कि तफ्तीश होगी क्योंकि किडनैपिंग का मामला है जी। इस दौरान कुछ लोगों की बात भी हुई एसपी साहब से, तो उन्होंने खुद इस बात को कहा कि जब मुद्दई कार्रवाई नहीं चाहता तो पुलिस जबरदस्ती कार्रवाई क्यों कर रही है। और मैं आपको पूरे हरियाणा के ऐसे एग्जाम्पल बता दूं सौम्या जी, अनट्रेस्ड मर्डर, डकैती, चोरी, कितने सारे हीनियस क्राइम के मुद्दे आपको मिलेंगे। पुलिस बुलाने से भी नहीं आते, और लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा निकला हुआ आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है। अब ये मामला सारा हो गया, अब ये प्लान फेल हो गया जी। ये प्लान जो मास्टरमाइंड पूर्व मंत्री जेपी दलाल है उनका ये, और उसके गुर्गों का ये प्लान फेल हो गया, तो वो प्लान बी पे काम करने लगे। और हमारे पास ये खबर आई, ये खबर हमारे पास 11 तारीख को रात को ये खबर आ गई थी कि किसी दलित नाबालिग लड़की की तलाश है जो आपके खिलाफ बयान दे दे। ये बात हमारे पास 11 तारीख को आई, क्योंकि 9 तारीख से लेकर के 10 तारीख से लेकर के और टिल टुडे अब तक जो है जमावड़ा है जेपी दलाल के, जितने लोहारू विधानसभा के उसके वर्कर हैं, पदाधिकारी हैं, सारे थाने में पड़े रहे हैं रात और दिन, जो किसी आदमी की तकलीफ में कभी खड़े नहीं होते। मैंने तो ये भी कहा, अरे भले मानसो, जितना जोर मुझे फंसाने के लिए लगा रखा है उससे आधा जोर अगर तुम मनीषा के लिए लगाते तो उसको न्याय मिल जाता। लेकिन वहां तो तुम मेरी छवि खराब करने में, वहां भी इन्होंने करोड़ों रुपए का लेन देन किया कि इसको निपटाओ रवि आजाद को। यही जेपी दलाल था। बड़ी बात यह है कि इसके पास सारा धन फ्री का है, क्योंकि इसका खुद का धन नहीं है। ये पीए हुआ करता था चौधरी सुरेंद्र सिंह का, नौकरी भी उनका लगवाया हुआ था जेई नहरी महकमे में। और ये चौधरी बंसीलाल की पहले डेथ होगी, चौधरी बंसीलाल से पहले चौधरी सुरेंद्र सिंह की डेथ होगी एयर एक्सीडेंट में, और वो बहुत सारी संपत्तियां इसके नाम थी और बहुत सारे काम धंधे इसके नाम से चला करता था तो ये झोला ठानिया, लेकिन धीरे धीरे विश्वास पात्र बन गया उनका, और वो सारा माल इसने हड़प लिया। अब वो सारा माल कभी कोई राजनीतिक आदमी पकड़ता है, कभी कोई सामाजिक आदमी पकड़ता है, कभी रवि आजाद पकड़ता है। फ्री का माल है, पैसे की कोई कमी नहीं है। और वो ये सारे उसके गांव गुवांड, उसका गांव घुसकानी है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं ये बात भिवानी के पास पड़ता है जी। आप मेरे मामले में उसके गांव में चले जाओ, 95% घुसकानी गांव मेरे साथ है। इसका परिवार मेरे साथ है, जो इसका सगा परिवार है, इसके रिश्तेदार मेरे साथ हैं। गजब की बात आपको बताऊं कि सारे के इसके गांव मेरे, मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये अपने गांव में पंचायत करवा ले बराबर में, इसको पता चल जाएगा कि तेरा खुद का गांव किसके साथ है। SC/ST वाले मामले पे आ जाते हैं। हाँ, अब उसके ऊपर आप आओ जी। उसके बाद ये प्लान बी तैयार हुआ। जब मैं झुंझुनू के चिड़ावा में लॉ का एग्जाम दे रहा था, तब मुझे बीच एग्जाम में एक खबर आई सुप्रीडेंट के माध्यम से कि आप एक बार बात करो और ऐसे ऐसे आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है। मुझे पता था कि कुछ ना कुछ तो होगा। प्लान ए फेल हो गया, मैंने लोगों को बता भी दी थी, प्लान बी भी आ सकता है सोशल मीडिया पे जी। तो प्लान बी के ऊपर ये गए, और 11 तारीख को उस बेटी के पिता को इन्होंने मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने ये कह करके मना कर दिया कि मेरे 3 बेटियां हैं, उनकी शादी भी करनी है, समाज में इज्जत खराब हो जाएगी, मेरे से ये काम मत करवाओ। और इसमें एक नाम आया रिसाल सिंह मास्टर सिधनवा गांव का, जिसके बारे में कल पंचायत में भी बोला गया, सुनील के बारे में भी बोला गया, और रिसाल सिंह मास्टर के बारे में भी बोला गया। वो बीजेपी दलाल का राइट हैंड है। और ये सारे मामले को तैयार किया इस रिसाल सिंह मास्टर ने जी। और सुनील सरपंच ने, और इनके ऊपर इनका सरदार और बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे।
अब ये मामला जब आया कि भाई आपके ऊपर इन पोस्को में SC ST किडनैपिंग ये सारी धाराएं लग गई, तब मैं आकर के मैंने ये बात कही कि भाई एक तो अपना फोन खोलो जी, दूसरी दूसरी बात, ना हम छुपेंगे ना हम जो फोन बंद करेंगे, हमने कोई अपराध नहीं किया और हमारा 1000 किलोमीटर तक इससे कोई वास्ता नहीं है, ये जेपी दलाल की साजिश है, ये उनका षड्यंत्र है और हम पुलिस का जांच में सहयोग करेंगे। लेकिन हमारी ये भी मांग है पुलिस सरकार से कि एक तो मेरा नार्को टेस्ट करवाया जाए और एक नार्को टेस्ट करवाया जाए जेपी दलाल का और एक नार्को टेस्ट करवाओ उस बेटी का और उसके पिता का। अगर वो मेरी आंख में आंख डाल के भी ये कह देने कि हमने रवि आजाद को कभी मिले भी आमने सामने, तो भी मैं अपने आप को दोषी मान लूंगा, किसी सबूत की जरूरत नहीं है। वो आकर के कह दे मुझे। FIR पढ़ी है आपने? नहीं, FIR तो पढ़ी है, FIR के अंदर तो FIR मुझे पुलिस ने नहीं दी, वो तो जी चलिए वो तो ठीक है, एप्लीकेशन मूव करवा के आपने जज से निकलवा ली होगी अपने एडवोकेट को बोल के जी। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि एप्लीकेशन आपने FIR आपने पढ़ी है? FIR के अंदर तो 8 तारीख से भी पहले 15-20 दिन पहले का जिक्र किया हुआ है कि उस दिन आपने जो है एक लड़की को नहीं किसी गांव से बिठाया और फिर किसी गांव के बस स्टैंड पर ड्रॉप किया और इसी बीच आपने छेड़खानी भी करी है, उससे ये भी कहा है कि मैं किसान नेता हूं, तुम किसी के सामने कुछ जाकर अगर कोई बात बोलोगे नहीं मैं जाट भी हूं, FIR भी ये लिखवा रखा, रवि आजाद जाट भी है और अगर कुछ भी तुमने ये रवि आजाद जाट इसलिए लिखवाया गया कि दलित वर्सेस जाट की लड़ाई बनाई जाए और उसके लिए जेपी दलाल जी ने भरसक प्रयास किए लेकिन उनको सफलता नहीं मिली क्योंकि उनकी किस्मत खराब है। ठीक है, तो उसके अंदर आगे ये भी लिखवाया जाता है कि आप जो है उसको डराते हैं, धमकाते हैं कि तुमने अगर कुछ भी कर दिया तो मैं बहुत बड़ा किसान नेता हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी कि हम तो बहनों और बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं जी। ठीक है, मैंने शुरू में इस बात को बताया ये राजनीतिक साजिश है, मैंने नाम लेकर के साजिश करने वाले नेता का नाम बताया है। ठीक है, शुरू दिन से मेरी बात, आप शुरू से लेके लास्ट तक आप एक एक चीजों को मैच कर लीजिएगा, मेरी बात में 19 और 21 का भी एक मैं बताऊंगा। रुको, रही बात 15-20 दिन की, 15-20 दिन का क्या मतलब होता है, तारीख बताओ। ठीक है जी, तारीख बताओ, तारीख बता करके मेरा तो हर रोज कोई ना कोई कार्यक्रम होता है जी, और फोन की लोकेशन सबसे बड़ा सबूत है। ठीक है, क्या पता लो फोन आप यहाँ रख के गए नहीं, और खाना बाहर कर दो, वो तो फिर वही बात है ना, फिर तो कुछ भी हो सकता है, नहीं फिर तो हर चीज का दो पहलू है। दूसरी बात, मैं कभी अकेला नहीं चलता गाड़ी में, मेरे साथ मिनिमम 2, 3, 4, 5, 6 आदमी जरूर मिलेंगे। मैं यहां से ही अकेला कभी नहीं निकलता घर से, और ना मैं अकेला आता, मैं अकेला कभी गाड़ी में होता ही नहीं, मेरे साथ कोई ना कोई जरूर मौजूद होगा। तो वो तारीख बताएं, तारीख बता करके और उस समय की लोकेशन निकल जाएगी, उस समय के जहां जहां CCTV कैमराज हैं, अगर पुलिस ने साक्ष्य जुटाए होंगे तो वो तो पुलिस रख देगी। मैंने तो एक बात कही ना कि भाई मैं तो इस मामले में हूं नहीं, लेकिन जिस हिसाब से दबाव बना रहे हैं, सबसे पहले पीड़ित परिवार को सुरक्षा दो, और दूसरी बात हाई कोर्ट के जज की निगरानी में आप CBI को जांच सौंप दो। मैं आपके सामने कैमरे के सामने दावा कर रहा हूं, अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो जेपी दलाल समेत कम से कम 100 लोग जेल में जाएंगे और ये मुकदमे उनके खिलाफ होंगे। आज कह रहा हूं ये बात, कोई ईमानदार अगर एजेंसी है, सरकार है, तो मैं तो चीख चीख करके कह रहा हूं। और फिर मैंने ये बात कही, जो आपने महापंचायत का जिक्र किया, जो बात आप शुरू में कर रहे थे महापंचायत पे, एक बात मैंने और भी कही, नार्को टेस्ट करवा लो, CBI को जांच सौंप दो, पीड़ित परिवार को सुरक्षा दे दो, और जिस हिसाब से दबाव बनाया जा रहा है इस घटना से जुड़े हुए लोगों पे कि रवि आजाद के खिलाफ बयान दो, तो भाई कल को कोई नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। हमने तो मुख्यमंत्री से ऑफर अगर जेपी दलाल अपने कार्यकर्ताओं को और अपने इनको दे सकते हैं, तो ऑफर तो आप भी दे सकते हैं। क्या पता आपने भी उनके चाचा को तैयार कर दिया हो कि तुम जाकर इस प्रकार से बयान दे दो और मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा। देखिए, एलिगेशन तो कुछ भी रख सकते हैं। नहीं, मैं बताऊंगा आपको जी। वो उद्योगपति है, उसके पास चौधरी सुरेंद्र सिंह का फरी का माल है। ठीक है, मेरे पास फरी का माल नहीं है। ठीक है, मेरे पास वही है जो हमारा ईमानदारी का है या जो हमारा पुश्तैनी है। हमारे पास कोई फ्री का माल नहीं है बांटने के लिए कि मैं किसी को खरीदता फिरूं। अगर मैं कहीं लगाऊंगा 2 पैसे तो अच्छे काम में लगाऊंगा जिससे समाज को फायदा हो। मैं किसी को खरीदूंगा, बेचूंगा, ये मेरा काम थोड़ी है। ना मेरे पास समय है, मेरा शेड्यूल 24 घंटे 365 दिन। मैं तो वो आदमी हूं जो संडे को भी छुट्टी नहीं लेता।
तो मुझे क्या मतलब है इन षड्यंत्रों से और इन चीजों से? मैं कोई समाज की भलाई का काम करूंगा ना। मेरी सोच जेपी दलाल की तरह थोड़ी है कि मैं किसी को सुई के नाकू में से निकालूंगा कि भाई इसका इलाज करना है। उसके बाद जो आपने महापंचायत का जिक्र किया, मेरे पास क्या इलाज था? जब पुलिस पूरे षड्यंत्र में दबाव में है, पॉलिटिकल पूरा मामला है, तो मेरे पास क्या बचा? जिस समाज के लिए मैं काम करता हूं वही तो मेरे पास बचा ना। उसी के आगे तो जाके रोऊंगा, उसी के आगे तो बताऊंगा, उसी को तो मैं कहूंगा कि भाई उस परिवार को बुला लो, मेरी आंख में आंख डाल करके कहला दो, एक सबूत दिला दो, और पंचायत मुझे फांसी की सजा दे दे। अगर मैं निर्दोष हूं तो मुझे क्लीन चिट मिलनी चाहिए। और जब मुझे समाज क्लीन चिट दे देगा तो चाहे पुलिस और सरकार मुझे फांसी तोड़ दे, मुझे क्या फर्क पड़ता है इस बात का। पंचायतों में न्याय होते हैं सच्चे जी। और आपको पता है कि थानों में और कोर्टों में क्या होता है, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन महापंचायत के लिए बाकायदा मैंने चिट्ठी दी यहां, क्योंकि ये शिकायतकर्ता जिस गांव का है वो जिस कन्नी के अंतर्गत आता है, उस कन्नी के प्रधान और उप प्रधान को मैंने लिखित में चिट्ठी भेजी। एक मुकदमा दर्ज हुआ है, षड्यंत्र है, झूठा है, फर्जी है, महापंचायत बुलाई जाए और महापंचायत में सभी दलित, सामाजिक, महिला, जो किसान मजदूर संगठन है उनको बुलाया जाए और उस महापंचायत में जो है दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। महापंचायत की चिट्ठी जब मैंने दी तो उन्होंने शिकायतकर्ता के पास भी चिट्ठी भेजी। लोग जो ये कह रहे हैं कि महापंचायत क्या होती है, महापंचायत किस लिए बुलाई गई, महापंचायत दबाव बनाने के लिए, आपने भी ये वर्ड यूज किया, दबाव बनाने के लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने वही चीज आपके सामने रखी है। महापंचायतों में तो बड़े बड़े फैसले हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं हुए। ये तो हमारी सदियों पुरानी वो परंपरा है जिसको सुप्रीम कोर्ट, लोकल कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब उसको मान्यता देते हैं पंचायती फैसलों को कि निष्पक्ष फैसले होते हैं। और पंचायतें कभी एक जाति की नहीं होती, पंचायतें कभी एक पक्ष की नहीं होती, वो सारे तथ्यों को देख करके। और 36 बिरादरियों की पंचायत होती है। हमारी कन्नी और जो खाप है वो भी सर्व जातीय है, कोई एक जाति की नहीं है, उसमें 36 जात के पदाधिकारी हैं। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, भाई मैं उनके आगे ही तो जाके रोऊंगा। अब जैसे ही उन्होंने शिकायतकर्ता को चिट्ठी दी कि आप आइए, तो शिकायतकर्ता पहुंच गए पुलिस के पास जी। पुलिस के पास पहुंच गए कि भाई मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। अरे भाई भले मानस, मैं साफ आदमी हूं, मैं निर्दोष आदमी हूं, तुमने एक दिन में पूरे देश में मेरे ऊपर रेपिस्ट की मोहर लगवा दी, यौन शोषण के आरोपी की मोहर लगा दी। तू सच्चा है तो डर किस बात का है? आपने समाज के बीच में रख अपनी बात। अगर तेरे साथ कुछ गलत हुआ या आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ तो मैं तो खुद कह रहा हूं ना भाई मुझे फांसी की सजा दो। मैं अपने आप को थोड़ी क्लीन चिट दे रहा हूं, मैं तो खुद निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा हूं। कोई नहीं आया वहां पे। महापंचायत हुई, महापंचायत में कमेटी बनी, 36 बिरादरी की कमेटी है, उसके अंदर महापंचायत में 36 जात के सभी धर्मों के लोग आए। किस दर्द में आए कि सरकार टारगेट कर रही है जी। या जेपी दलाल टारगेट कर रहा है और पूरा समाज साथ आकर के खड़ा हुआ। वही तो हमारी हिम्मत है ना। सरकारी मशीनरी तो हमारे खिलाफ काम कर रही है, हम किसको जाकर के अपनी पीड़ा बताएं। ये पूरा मामला ये है। ये 8 दिसंबर के एक्सीडेंट से लेकर के और जब आप 12 तारीख तक आओगे, ये कड़ियां आपस में जुड़ती हैं। अब प्लान सी क्या है वो मैं बता देता हूं। प्लान बी में इनको मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा, ये भी मैं आपको बता दूं। हालांकि सो कॉल्ड दलित नेता जो दलितों के नाम पे राजनीति करते हैं या जो है दलितों के नाम पे जो जाति की राजनीति करते हैं, मैं जाति की राजनीति नहीं करता। सामाजिक ठेकेदार, हाँ सामाजिक ठेकेदार भी आप कह सकते हो। मैं जाति की राजनीति नहीं करता, मैं मुद्दों की राजनीति करता हूं, मुद्दों की बात करता हूं, मुद्दों पे आंदोलन करता हूं। मैं जाति के लिए काम नहीं करता। और उसमें चाहे 36 जात में बैकवर्ड हो, SC ST हो, जनरल हो, जो पीड़ित है मैं उसके लिए काम करता हूं। सारा समाज साथ आकर के खड़ा हुआ और सारे समाज ने इस बात का समर्थन दिया कि जो ये सरकारी षड्यंत्र जेपी दलाल का है, ये उसकी ताबूत में कील ठोकने का काम करेगा। और मैंने जेपी दलाल को पहले भी कहा है, भाई तेरी मेरे साथ कोई, मेरी तो तेरे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं। अगर तेरी है तो भाई तू जगह रख ले, स्थान रख ले, आमने सामने बैठ के बात करते हैं। मैंने तो खुद जेपी दलाल को कहा कि भाई मर्द बनने का शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे, मर्द है तो आमने सामने आकर के बात कर। बी प्लान की बात तो आपने बता दी कि ये तो अब मैं सी पे आऊं। अब सी प्लान ये है कि भाई अब रवि आजाद इस मामले में नहीं फंस रहा क्योंकि कुछ है नहीं। ठीक है।
अब क्या आ गया, एक तरफ कह रहे हैं कि भाई मैंने जिक्र किया सो कॉल्ड दलित नेता है तो वो जेपी दलाल के, वो कह रहे हैं गिरफ्तारी करो जी। रवि आजाद को, उठाओ, धाराएं लगी हैं। पुलिस को यह भी वेरीफाई करना चाहिए था। मैं भी एक सामाजिक व्यक्ति हूं, आप इतना बड़ा मुकदमा दर्ज कर रहे हो, मिनिमम ग्राउंड तो उसका चेक होना चाहिए कि इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है जी। उसका फादर एफआईआर के अंदर अलग बयान, थाने के अंदर बाइट होती है उसमें अलग बयान, और अब जो मीडिया बाइट्स हो रही है वो सारी अलग अलग। अब वो के भी सामने बयान हुए, मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए, मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए, वो 164 के मुझे नहीं पता क्या हुए, लेकिन आप उसके फादर को सुनिएगा, आप मुझे उनकी सारी चीजें मैच करके दिखा दो, सब अलग अलग हैं। आप जाओगे आपको अलग बयान, कोई और जाएगा उसको अलग बयान। अब कह रहे हैं हम तो रवि आजाद को जानते ही नहीं, हम तो रवि आजाद से कभी मिले ही नहीं, हमने उसकी गाड़ी क्या पता उसकी थी किसकी थी, निष्पक्ष जांच करो। भले मानस एफआईआर मेरे नाम से दे के आ रहा है, ये कह रहा है कि पहले भी 3-4 बार गलत हरकत करी है, 15 दिन 20 दिन पहले कहां मिला बताओ। अब सी प्लान जब है, अब बी प्लान में ये फेल हो रहे हैं, तो अब सी प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं कि भाई जो और लोग इस घटना से जुड़े हुए हैं उनको ठोक के, पीट के, मार के, उनसे लिखवा लें, उनसे गलत बयानी करवा लें और फिर रवि आजाद के गले पर हाथ डाल दें। ये सी प्लान है। और डी प्लान क्या है वो और बता देता हूं। ये प्लान 11 साल से चल रहे हैं। एबीसीडी के अक्षर खत्म हो जाएंगे लेकिन जेपी दलाल के षड्यंत्र खत्म नहीं होते, इसीलिए वो हार गया। वो डी प्लान क्या है? डी प्लान ये है कि भाई सारी हत्याएं करके देख ली, कहीं पे मामला सेट नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होता है? फिर आखिरी प्लान होता है हत्या का जी। जो अब जिस तरह से चीजें चल रही हैं, मैंने आज तक सिक्योरिटी नहीं मांगी, ना आगे मांगूंगा। ये भी मैं कह रहा हूं आपको, सिक्योरिटी कमजोर आदमी मांगता है। मेरे साथ तो 36 बिरादरी का देश और प्रदेश का समाज खड़ा है और मेरी उनके दिल में जगह है। मुझे ना पद की जरूरत ना सिक्योरिटी की, लेकिन किसी भी समय कोई अप्रिय घटना घटती है या मेरी हत्या होती है, ये बयान आप भी रिकॉर्ड करके ले लीजिए। मामला इतना खिंचा हुआ है कि मेरे साथ कुछ भी होता है तो पूर्व मंत्री जेपी दलाल उसका आरोपी होगा। इस बात में कोई शक और शंका ही नहीं है, क्योंकि इस आदमी ने मुद्दों की लड़ाई को और बहन बेटियों की लड़ाई बनाया। मुद्दों की लड़ाई को इसने मतलब पर्सनली ग्रजेस निकाल, पर्सनली रंजिश रखी। और मैंने कभी भी जेपी दलाल के पर्सनल जीवन पे, उसके काम धंधों पे मैंने कभी कोई बात नहीं की। ये भी मैं पहली बार बोल रहा हूं, नहीं तो इसके खिलाफ तो इतने एविडेंस हमारे खिलाफ है, तो भरा चोर है। अभी ये बताइए रवि जी कि पुलिस किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या कुछ पूछताछ अभी तक आपसे की गई है और क्या कुछ चल रहा है इस मामले में? देखिए, अभी पुलिस ने केवल मेरे से एक तो इन 3 लड़कों के फोन नंबर मांगे थे, वो मैंने प्रोवाइड करवा दिए थे। गाड़ी की डिटेल्स मांगी थी, हमें एजेंसी में जाना है, वो मैंने प्रोवाइड करवा दिया था। पुलिस ने मुझे कहा कि 3 लड़कों को सौंप दो। मैंने कहा भाई मैं मेरा जिम्मेवार हूं, रवि आजाद अपना जिम्मेवार है, उनके घर वालों से बात करिए जी। वो सौंपेंगे, वो करेंगे। बाकायदा एक 21 मेंबर की कमेटी बनी हुई है जो यहाँ की सतगामा करनी की है। आज हरियावास गांव में भी पंचायत हुई जी। पंचायत होने के बाद 21 लोग वहां गए उनके घर पे जी। उनके घर पे प्री प्लान्ड कुछ लोगों ने उन पंचायतियों की बेइज्जती भी करी। उसके बाद 21 लोगों की कमेटी है और पुलिस प्रशासन है और लोग हैं जिनका, वो बात आप उनसे करिए। मैंने तो वो बात बताई है जो उन्होंने मुझे बताई जी। वेरिफिकेशन करिए निष्पक्ष जांच में। महापंचायत में भी ये फैसला हुआ है कि भाई हमने रवि आजाद को क्लीन चिट दे दी, जांच में मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। और अब से षड्यंत्र करके ये फांसी तोड़ दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सी प्लान पे काम करके कुछ भी कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। मार दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निर्दोष कोई फंसेगा, ये महापंचायत का फैसला है। तो फिर महापंचायत की कमेटी का ये भी फैसला है कि हम अगली महापंचायत बुला करके और फिर इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लेंगे। मेरी भी ये मांग है सरकार से भी, मुख्यमंत्री से भी, एसपी से भी, पुलिस प्रशासन से, डीजीपी से, जांच बिल्कुल फेयर होनी चाहिए। अगर फेयर नहीं कर पा रहे हो तो इस इन्वेस्टिगेशन को किसी दूसरे जिले में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि यह मामला बहुत गंभीर है, ये छोटी बात नहीं है जी। फिर मैं इस बात को कह रहा हूं, सिक्योरिटी मिली हुई है पीड़ित परिवार को, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि बार बार खबरें आ रही हैं कि वो सच बोलना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अब उनको सच बोलने से रोका जा रहा है। हमने भी खुद कहा है,
आप सच बोलिए, सबसे पहले रवि आजाद आपका साथ देगा और मैं उल्टी कोई कार्रवाई नहीं करूंगा आपके ऊपर वापिस जी। ठीक है, लेकिन आप सच बता दो। ये भी शंका है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि कल को उस दलित बेटी का जो राजनीतिक दुरुपयोग किया, क्या दलित की बेटी का सम्मान नहीं है? क्या दलित का सम्मान नहीं है? ये भी तो बड़ी बात है। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि दलित का इस तरह से प्रयोग कर रहे हैं। अगर वो कुछ भी करते हैं, ये बेटी और ये इस बेटी के पिता जी, कुछ भी उनके साथ भी होता है या वो कुछ करते हैं, तो भी सीधे तौर पे सरकार, प्रशासन और जेपी दलाल उसका जिम्मेवार होगा। महापंचायत में एक मामला और भी उठा था, वो भी मैं आपको बता दूं। वहां पे एक महिला को भी भेजा गया, पुष्पा जुई हाँ की बात कर रहे हैं। हाँ, वो भी इन्होंने भेजी थी, वो भी मंत्री जी ने भेजी थी, जेपी दलाल ने। कुछ कान में फुसफुसाई भी थी आपने बताया। हाँ, तो मैंने तो खुल के बोल सकते हैं ना। नहीं, मैं तो खुल के बोलने वाला हूँ। क्या फुसफुसाया था कान में? मैं तो आर पार का आदमी हूँ, बिल्कुल। मैं तो खुल के बोलता हूँ, दोखली बात है ही नहीं मेरे पास। ये उन्होंने ये कहा, जो ये पुष्पा जुई है, उसने कहा कि भाई 16 साल की लड़की को तो कम से कम छोड़ देता, ये उसने मुझे कहा। और मैंने, क्योंकि मैं तो पहले से ही, मैं तो आरोपी था पंचायत के अंदर जी। मैं तो निष्पक्ष तो तब साबित हुआ हूं ना जब पंचायत ने फैसला दिया है। मैं तो आरोपी बन के गया था, ठीक है। मैंने तो कमेटी वालों को यह भी कहा था, भाई रस्सा भी मंगवा के रख लेना, अगर मैं दोषी हूं तो वहीं टांग देना। ये और बात एक ब्लेड वाली बात भी आपने कही, और दूसरी बात उन्होंने एक बयान भी दिया था। बयान तो क्या, मतलब पंचायत के सामने ही लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि रवि आजाद को मैंने बार बार कहा कि मुझे पद दे दो, पद दे दो, पद दे दो, बट आपने पद नहीं दिया। नहीं, मेरे पास, समझे नहीं, मैं कोई सरकार के किसी पद पे थोड़ी बैठा हूं, हम तो यूनियन के पद पे हैं जी। यूनियन में ही पद मांगने की कोशिश कर रही थी। मुझे नहीं पता कि मेरी किसी ऐसी महिला से बात हुई है। मुझे ये जरूर बताया गया था कि ये जो महिला है, ये मनीषा के आंदोलन में भी इसने उत्पात करने की कोशिश की थी। किस प्रकार का उत्पात? जैसे यहाँ किया, वहां भी दंगल पाड़ना चाहती थी, यहां भी पाड़ना चाहती थी। और इसको फंडिंग हो रही है जेपी दलाल से, जेपी दलाल इसको फंडिंग कर रहे हैं, और ये फंडिंग करके सारे काम कर रही है। इसका ये उस आरोपी सुनील सरपंच जो है, उसके घर पे ये 2 दिन तक रुकी है। अच्छा। और महापंचायत में सीधा उसी के घर पे आई है। उस व्यक्ति से जानने की कोशिश नहीं की कि तुमने मतलब ऐसे महिला के ऊपर गिर के ये हुक्का पीने की कोशिश? नहीं, वो मामला ये था क्योंकि मैं थोड़ा सा, एक्चुअली क्या था, ये महिला मेरे ऊपर हमला करने के लिए आई थी। अच्छा। और मैंने इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो इसका मामला फेल हो गया, क्योंकि सब कुछ कैमरे के सामने था। कुल्हाड़ी की बात हुई थी, ब्लेड की बात भी हुई थी। हाँ, मैं बताऊंगा आपको। तो अपने वो कहावत है ना, बोले बुआ जाऊं जाऊं करे थी, फूफा लेना आ गया। हुआ यो कि ये मौके की तलाश में थी। एक पहले हरियावास का विजेंद्र है, पहले इसने उस पर ट्राई किया, मेरा साथी, जब तक मैं वहां पहुंचा नहीं था। फिर इसने मेरे ऊपर ट्राई किया, वहां भी फेल होगी। फिर ये जो पूर्व जिला पार्षद हैं सुरेंद्र किलका, ये भी सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति है, सामाजिक छवि का व्यक्ति है। हुक्का पीना, यानी कि पहली बात तो ये है कि भाई महिलाओं का सम्मान तो पंचायत में सबसे पहले होता है, लेकिन अगर कोई मनसा नहीं है और अगर कोई टच हो गया, तो ये अधिकार आपको किसने दिया है कि आप थप्पड़ मारोगे और आप लात मारोगे? ये तो किसी ने राइट नहीं दिया ना। और इजीली आप समझा भी सकते हो। हाँ, नहीं, पंचायत का अध्यक्ष था, आप सबसे पहले अध्यक्ष को बताते, मैं बैठा था, मुझे भी बता सकते थे, या किसी और आदमी को भी बता सकते थे। उसका जो एजेंडा था, उसके पास ब्लेड थी, उसने ब्लेड मारी फटाफट, ठीक है। और वो सारा कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, और फिर वो उस कुर्सी के ऊपर खड़ी होगी, और फिर वो बंदर की तरह उसने पूरी महापंचायत में पूरी उछल कूद की है, और कमेटी ने उसके खिलाफ पर्चा भी करवाया है कि ये महिला जो साजिशन भेजी गई। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं। मैं तो ये कहता हूं कि लोगों को इस मामले पे नजर बना के रखनी चाहिए। इसमें बहुत कुछ ऐसा निकलेगा, हो सकता है कि भाई, मैं तो इस बात को, हर आदमी कह रहा है, पीड़ित मैं और पीड़ित परिवार मेरा। ब्लेड मारते हुए देखा था आपने? नहीं, उस समय वहां जो लोग बैठे थे, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो खुद आरोपी हूं। क्या पता किसी का, क्योंकि मैंने देखा है उसको, जो वो चेयर के ऊपर चढ़ती है, हाथ दिखाती है, तो ब्लेड मार के दिखाया, ब्लेड मार के हाथ, ब्लेड नहीं, वो ऐसे उन्होंने हाथ दिखाया था। ब्लेड मारते हुए की तो फुटेज नहीं थी, फुटेज नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद कोई व्यक्ति पकड़ता है उनको, नीचे खींचता है चेयर से, फिर वो जाके चेयर पे खड़ी होती है, फिर वो हाथ दिखाती है कि मेरे ऊपर हमला किया गया, हमला किया गया। हाँ, वो वीडियो है। वो तो क्या है, मैंने आपको बताया ना, वो तो जेपी दलाल की स्लीपर सेल है जी। और ऐसी महिलाएं जो है वो मतलब महिलाओं के सम्मान को भी ठेस पहुंचाती है, उनकी छवि को भी खराब करती क्या है। पता वो एक एग्जांपल सेट करना चाहती हो कि अगर तुम्हारे से कोई भी छोटी मोटी छेड़छाड़ कर दे तो तुम सीधा
खिंचा के कान के नीचे। हाँ हाँ, वो तो समझे नहीं, वो तो सब कुछ। अरे रवि आजाद पे आरोप लगे, मैं पंचायत में न्याय मांग रहा हूं, उसने तो कोई पंचायत भी नहीं की। वो तो पुलिस भी, कोर्ट भी, वो तो सब कुछ खुद ही है। एक्शन टू रिएक्शन तो निकल जाता है। नहीं, एक्शन सुनिए मेरी बात, वो हुक्का पीना कोई गलत बात नहीं है, कोई उसकी मंशा नहीं थी, वो एक्सीडेंटली हुआ तो उसने ऐसे रिएक्ट किया विद इन 5 सेकंड कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो गया जी। ये तो बाद में पता चला कि इस महिला को पूर्व मंत्री जेपी दलाल ने भेजा था। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि भाई जेपी दलाल, ठीक है, तेरे पास फ्री का धन है, तेरे पास सरकार की ताकत है, अगर लड़ना है तो आमने सामने आके लड़ ले। ये जो हरकतें तू कर रहा है, बेटियों की, दलित बेटियों का अपमान कर रहा है, पहले भी तूने किए हैं लोहारू विधानसभा में, कितना गिरेगा, गिरने की भी कोई, गिरने का भी आदमी का कोई पैमाना तो होता होगा कि मुझे लिमिट्स तो होती होंगी, लेकिन कोई लिमिट्स नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि जेपी दलाल अपनी राजनीति का सुसाइड कर रहा है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर रहा। वो लोहारू में आ जाता है, कहीं चाय पीता होगा, किसी के दुख में और सुख में जाता होगा, लेकिन जिस प्रकार के वो हालात पैदा कर रहा है, उससे ऐसे लगता है कि वो समय दूर नहीं है कि उसका मुंह भी यहां काला किया जाएगा, जूतों की माला भी डलेगी और उसको गधे पर बैठा करके लोहारू विधानसभा के सारे गांव में कम से कम ये बोर्ड जरूर लगा दिए जाएंगे कि जेपी दलाल और उसके लोगों की यहां पर एंट्री बैन है। जिस प्रकार से 2019 में देखने को मिला। नहीं, 2019 नहीं, वो बात है 20 और 21 के आंदोलन की, जब लगभग 1.5 साल तक हरियाणा की सरकार को एक उसमें फार्म हाउस में कैद करके रखा और कैमला में, करनाल के कैमला में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर भी नहीं उतरने दिया था। और जिस बहल में आप बैठे हो, इस बहल में SYL को लेकर के पहली रैली इसी जेपी दलाल ने करवाई थी कि भाई उस आंदोलन में रवि आजाद शामिल है, और सबसे पहला जवाब रवि आजाद को यही बैल से देते हैं, उसी के गांव से। तो फिर वो जेपी दलाल ने वो रैली यहां पर रखवाई थी और उस रैली को भी हम सब लोगों ने मिलकर के फेल कर दिया था। यहां मुख्यमंत्री नहीं आने दिया था, जबकि सारे हरियाणा की फोर्स यहां पर डाल दी थी, फिर भी मुख्यमंत्री को यहां नहीं आने दिया। चलिए, ये थी रवि आजाद जी के साथ खास बातचीत उस मुद्दे को लेकर जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड मुद्दा है पूरे हरियाणा का, और बहुत ही बारीकी से इन्होंने एक एक चीज को मीडिया के सामने रखने का काम किया है। हालांकि इन्होंने, वही बात है, एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि अगर मैं आरोपी होता या मैंने कोई भी ऐसे कुकर्म किए होते तो शायद मैं आज आपके सामने बैठकर इंटरव्यू नहीं दे पाता। ये इस तरह की बात भी कह रहे हैं, और साथ में इन्होंने साफ तौर पर सरेंडर कर दिया है कि जो आपको इन्वेस्टिगेशन के अंदर मुझसे पूछना है, जहां मर्जी लेकर जाना है आप जाइए, मैं पूरे तरीके से प्रशासन का, नहीं ले जाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे फोन कर दे, हाँ। मुझे नोटिस दे दे, मुझे फोन कर दे, मैं खुद चला जाऊंगा जी। 1 बजे बुला सकते हैं रात को, मेरे को नोटिस करें, मैं अपनी कमेटी को सूचना दूंगा। अपनी कमेटी मतलब जो कन्नी की कमेटी है जी, उसको मैं सूचना दूंगा और मैं चला जाऊंगा। मेरे पास कोई यहां आए, आधी रात को आओ, कोई दिक्कत नहीं है। निष्पक्षता से जांच करिए जी, जांच निष्पक्षता से करो, बिना पॉलिटिकल प्रेशर के जी। क्योंकि ये बात पुलिस अधिकारियों को भी याद रखनी चाहिए कि सरकारें बदलती रहती हैं। कल कोई सरकार और थी, आज कोई सरकार और है, कल कोई और सरकार आएगी। उन्होंने जो शपथ ली है उस शपथ के अनुसार वो अपनी ड्यूटी का ईमानदारी से निर्वहन करें। मैं ये बात भी कहूंगा कि पुलिस ये कार्रवाई नहीं करना चाहती, पुलिस पे दबाव डाल करके करवाया जा रहा है। चलिए, वही बात है रवि जी, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन करने पे आती है तो देखो को निकाल के ले आती है। हमने रवि आजाद की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, महापंचायत ने साबित किया। और फिर मैं आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं जी, किसी षड्यंत्र के तहत तो प्लान सी पे काम हो सकता है, नहीं तो रवि आजाद का कोई इन्वॉल्वमेंट 7 जन्म भी अगर इस मामले में कोई निकाल दे तो फिर आप मेरे को, मैं आपका चोर हूं, ये बात मैं आपको कह रहा हूं, अगर कोई निकाल दे तो जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और बहुत सारी डिटेल्स हमारे दर्शकों के साथ भी साझा करने के लिए। तो ये सारा का सारा मामला था जो रवि जी के साथ हुआ, जो कि इनका कहना है, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है आने वाले दिनों के अंदर, ये भी देखने का विषय होगा। और साथ में जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि राजनीतिक रंजिशन के चलते इनके ऊपर इस प्रकार से धाराएं लगाई गई, मुकदमा दर्ज किया गया, किस प्रकार से जो है
लोगों को तैयार किया गया कि इनके खिलाफ बयान दे, कुछ भी करें, तो उस चीज के ऊपर भी मेरे ख्याल से जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं या पुलिस प्रशासन है उनको भी ध्यान देना चाहिए और इस तरीके से भी इन्वेस्टिगेशन इस मामले के अंदर करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बाकी इस इंटरव्यू को देखने के बाद आपका क्या मानना है ये आप जरूर बताइएगा। बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। वाह जी वाह।